वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। बायोलॉजी के सेगमेंट में आज हम फिर से आपके बीच में टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके किसी भी तरह के एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि इस चैनल पे काफ़ी लंबे टाइम से लगभग 1 महीने से आपको कोई वीडियो अपलोड नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो हमारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इस चैनल पे वीडियो नहीं अपलोड हो रहे थे। लेकिन अब आपको फिर से कंटिन्यू इस चैनल पे वीडियो अपलोड होंगे और आपको तरह तरह के कई वैरायटी के बहुत ही बेहतरीन एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें टॉप 25 क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो में जितने भी प्रश्न यहाँ पे आपको बताए जाएंगे वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो की श्रृंखला में जो सबसे हमारा पहला प्रश्न है कि मलेरिया रोग का संक्रमण किस मच्छर के काटने से होता है। जो हमारा मलेरिया रोग होता है वह कौन से मच्छर के काटने से होता है, जो इसका संक्रमण होता है वह कौन से मच्छर के काटने से फैलता है। तो इसका जवाब है हमारा मादा एनोफिलीज। मादा मच्छर, पहले चीज आप ध्यान रखिएगा कि मादा एनोफिलीज, ठीक है। मलेरिया रोग का संक्रमण किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर से। अब इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, ठीक है। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है, पूरा नाम इसका क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड डेफिशिएंसी इम्यूनो, यहाँ पे इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बाद हम एड्स से ही रिलेटेड हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एड्स जो होता है वह बॉडी में किस तरह का प्रभाव डालता है, जो इसका जो इफेक्ट होता है वह किस तरह का होता है। तो उसको आप जानते रहिए कि एड्स अगर किसी व्यक्ति को जो वह एड्स से अगर पीड़ित हो जाता है तो इसमें जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, जो WBC होता है, एड्स पूरी तरह से उसे छीण कर देती है, उसे कमजोर कर देती है, ठीक है। श्वेत रक्त कण जिसे हम WBC या व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। एड्स से यहाँ पे 2 तरह के हमने क्वेश्चन देखे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एड्स जो होता है वह शरीर में किस तरह का प्रभाव छोड़ता है। तो इसको आप जानते रहिए कि व्हाइट ब्लड सेल को यह पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि छोटी माता जिसे हम चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं, इसका मुख्य कारक क्या होता है, ठीक है। छोटी माता जिसको हम गाँव में सुनते हैं कि छोटी माता के नाम से जाना जाता है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में, जिसको हम विज्ञान की भाषा में चिकन पॉक्स बोलते हैं, वह किस विषाणु के कारण यह फैलता है, ठीक है। छोटी माता चिकन पॉक्स का मुख्य कारक क्या होता है, तो वेरियोला विषाणु, ठीक है। छोटी माता चिकन पॉक्स का जो मुख्य कारक क्या होता है, वेरियोला वायरस या वेरियोला विषाणु। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इसका जवाब है हमारा 26, ठीक है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंडाशय से बनने वाले फल को क्या कहा जाता है। अंडाशय से बनने वाले फल को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, उसे हम सत्य फल कहते हैं, सत्य फल, ठीक है। अंडाशय से बनने वाले फल को हम क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स उन्हें कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सर्वाधिक लंबी होती है। जो हमारी मानव शरीर में जो तंत्रिका कोशिका होती है वह सर्वाधिक लंबी होती है। मतलब ये प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि जो मानव शरीर में जो तंत्रिका कोशिका होती है वह सर्वाधिक लंबी होती है, मतलब कितनी लंबी होती है, तो 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सर्वाधिक लंबी होती है, कितनी होती है, तो 90 सेंटीमीटर। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं, एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाओं में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है, वृद्धि एवं प्रजनन होती है, ठीक है। वृद्धि एवं प्रजनन, ठीक है। एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं में वृद्धि एवं प्रजनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो इकोलॉजी जो शब्द का प्रयोग है वह सर्वप्रथम किसने किया था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, इसको आप जानते रहिए। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका जवाब है हमारा रीटर ने, रीटर,
ठीक है, रिटर ने। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रिटर ने किया था। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि वैक्सीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वैक्सीन शब्द, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि कोविड का प्रकोप कोविड-19 का जो प्रकोप 2019 से चल रहा था, तो उसके एंटीडोज के रूप में जो वैक्सीन लगाई जा रही है, तो यहाँ पे एक वैक्सीन शब्द आता है। तो वैक्सीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका जवाब है हमारा जेनर ने। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। रिटर ने। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये जवाब हो गया हमारा रिटर ने। और वैक्सीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका जवाब है हमारा जेनर ने। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न को आप समझने का प्रयास कीजिए कि प्राचीन जैविक तकनीकी का सर्वप्रथम उत्पादन क्या था? जो हमारी प्राचीन जैविक तकनीकी थी, ठीक है, जो हमारी प्राचीन जैविक तकनीकी थी, उसका सर्वप्रथम उत्पादन क्या था? तो इसका जवाब है हमारा अल्कोहल। ठीक है, प्रश्न को एक बार हम फिर से आपको बता दें कि प्राचीन जैविक तकनीकी का सर्वप्रथम उत्पादन क्या था? जो हमारी प्राचीन जैविक तकनीकी थी, उसका सर्वप्रथम उत्पादन क्या था? तो इसका जवाब है हमारा अल्कोहल। इसके बाद हम अपने इसी वीडियो के नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एंजाइम, ब्रैकेट में यहाँ पे प्रोटीन है, किसी उत्पाद की क्रिया दर को क्या करता है? जो हमारा एंजाइम होता है, किसी उत्पाद की क्रिया दर को क्या करता है? मतलब वो घटा देता है कि बढ़ा देता है? तो एंजाइम जो होता है किसी उत्पाद की क्रिया दर को बढ़ा देता है। ठीक है, इसका जवाब हमारा हो गया बढ़ा देता है। हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि बैंगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण किस तरह का होगा? बैंगनी रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण होगा वह कम होगा या अधिक होगा, या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो बैंगनी रंग के प्रकाश में जो प्रकाश का संश्लेषण होता है वह सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड हमारा अगला प्रश्न है कि लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश का संश्लेषण सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो प्रश्न हैं, दोनों लगभग एक दूसरे के मिलते जुलते हैं, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। बैंगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश का संश्लेषण सबसे कम होता है। अगर बैंगनी रंग है तो उसमें प्रकाश का संश्लेषण जो होता है वह बहुत ही कम होता है, मतलब सबसे कम होता है। और उसी के ठीक विपरीत लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश का संश्लेषण सबसे अधिक होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? जो हमारी कशेरुक रज्जु होती है उसमें कितने जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो इसका जवाब है हमारा 31। ठीक है, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अब इसके बाद सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें होता है? ये हमारा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे छोटा गुणसूत्र जो होता है वह किसमें पाया जाता है? तो इसका जवाब है हमारा कवकों में, कवक। ठीक है, सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका जवाब हमारा हो गया कवकों में। और सबसे बड़ा गुणसूत्र, ठीक है, ये प्रश्न दोनों, एक ही प्रश्न में दो तरह के प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, जिसका जवाब हमने बताया आपको कि कवकों में। और सबसे बड़ा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो वह है ट्रिलियम पौधे में, ट्रिलियम पौधे में। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? जो हमारी समसूत्री विभाजन है वह किन कोशिकाओं के बीच में होता है, किन कोशिकाओं के साथ होता है? तो इनका उत्तर होगा हमारा कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिका। ठीक है, समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? तो इसका जवाब हमारा हो गया कायिक कोशिकाओं में। अब ब्रेन की बीमारी, ठीक है, जो ब्रेन की बीमारी होती है इसको किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? जैसे कि ब्रेन में अगर किसी तरह की बीमारी हो तो उसको किस विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो इसका जवाब हमारा हो गया EEG, EEG। इसको आप ध्यान रखिएगा कि ब्रेन की बीमारी को किस विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इसका जवाब हमारा हो गया EEG। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि एल्जाइमर, जो एल्जाइमर नामक रोग होता है, ठीक है, एल्जाइमर नामक रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? जो एल्जाइमर रोग होता है इसमें शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ब्रेन की बीमारी को किस विधि के द्वारा नापा जाता है, वह कौन सा ऐसा सिस्टम है या कौन सी ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा ब्रेन की बीमारी को हम मापते हैं? तो इसका जवाब हमारा हो गया EEG। और उसके ठीक बाद हमारा जो अगला प्रश्न है कि अल्जाइमर रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इसका जवाब है हमारा मस्तिष्क।
ठीक है। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? मस्तिष्क के। कभी कभार क्वेश्चन इस तरह का भी पूछता है कि अल्जाइमर रोग किससे संबंधित होता है, ठीक है, यह हमारा मस्तिष्क से संबंधित होता है। इसके बाद शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? जो हमारा शहद होता है, जिसको हम हनी बोलते हैं अंग्रेजी में, शहद का हमारा प्रमुख घटक क्या होता है? तो इसका हमारा होता है फ्रक्टोज, ठीक है। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रक्टोज, ठीक है। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि दांतों की विकृति के साथ किस तत्व का संबंध होता है। जैसे दांतों की विकृति होती है, विकृति का मतलब जैसे किसी के दांत तिरछे होते हैं या दांतों का सही तरह से विकास नहीं होता है, तो ये जो किस तरह की विकृति की वजह से, इसकी जो विकृति होती है वह किस तत्व की कमी की वजह से होती है या किस तत्व के डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, तो इसका जवाब है हमारा फ्लोरीन तत्व की वजह से, फ्लोरीन, ठीक है। दांतों की विकृति के साथ किस तत्व का संबंध होता है? तो इसका जवाब हमारा हो गया फ्लोरीन तत्व का, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग किस तत्व के संग्रह के लिए करता है। जो हमारा कैमल होता है, जो ऊंट होता है, वह अपने कुबड़ में किस तत्व के संग्रह के लिए जाना जाता है? तो उसका जवाब है हमारा वसा। ऊंट अपने कुबड़ में वसा का संग्रह किए होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जो हमारा अगला प्रश्न है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो इसका जवाब हमारा हो गया त्वचा, ठीक है। प्रश्न बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वह है त्वचा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस वजह से होता है? जो शरीर में ऊतक का निर्माण होता है वह किस वजह से होता है? तो इसका जवाब हमारा हो गया प्रोटीन, ठीक है। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किस वजह से होता है, तो इसका जवाब हमारा हो गया प्रोटीन। दूध के खराब होने का कारण कौन सा जीवाणु होता है? जैसे कि दूध जो होता है वह खराब हो जाता है, वह किस जीवाणु के कारण होता है? यह हमारा प्रश्न है कि दूध के खराब होने का कारण कौन सा जीवाणु होता है? तो इसका जवाब है हमारा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। दूध के खराब होने का कारण वह कौन सा जीवाणु होता है? तो इसका जवाब हमारा हो गया लैक्टोबैसिलस। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। जो हमारे लीवर होता है वह कौन से विटामिन को भविष्य के लिए भंडारित करके रखता है? तो इसका जवाब हमारा हो गया वह होता है विटामिन ए। प्रश्न एक बार आप फिर से समझने का प्रयास करें कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो इसका जवाब हमारा हो गया ए। अब गाय के दूध का रंग पीला होता है। यह हम सभी जानते हैं कि जो गाय का दूध होता है वह पीला होता है, लेकिन वह किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीला होता है? तो इसका जवाब हमारा हो गया कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। अगर हम गाय और भैंस के दूध की तुलना करें तो गाय का दूध हमेशा पीला होता है जबकि भैंस के दूध में हमें पीलापन नहीं देखने को मिलता है। तो हमारा प्रश्न है कि गाय के दूध का रंग जो पीला होता है वह किस तत्व की उपस्थिति की वजह से होता है? तो इसका जवाब हमारा हो गया कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। मानव शरीर में जल की कमी के कारण होता है। जैसे बॉडी में अगर जल की कमी हो गई तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उससे क्या हो जाता है? तो हमारा जो प्रश्न है कि मानव शरीर में जल की कमी के कारण क्या होता है? तो इसका जवाब हमारा हो गया डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है। मानव शरीर में जल की कमी के कारण क्या होता है? तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद इस पूरे वीडियो के सबसे अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि रक्त में लाल रंग होता है। जो हमारा मानव रक्त होता है वह लाल रंग होता है, वह किस तत्व की उपस्थिति के कारण, कौन से चीज की उपस्थिति के कारण वह उसका रंग जो है लाल कलर का होता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आप जानते हो तो जो मानव रक्त होता है उसका लाल कलर का होना सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इसका जवाब हमारा हो गया हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन को रक्त से अलग कर दिया जाए तो हमारा जो रक्त होगा वह लाल कलर का नहीं दिखाई देगा। तो जो हमारा प्रश्न है कि रक्त में लाल रंग होता है किस वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो इस छोटे से वीडियो में हमने लगभग 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बायोलॉजी के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप 1-2 बार देखें ताकि इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं वह सब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है हमें कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हाँ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।